सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। अक्षिता, गौरव, विशाल, दीपक, सना। अच्छा, अभी वॉइस आ रही होगी। ओके। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन ले रखे हैं तो एक्चुअली क्लास तो स्टार्ट कर दी। अब कैसे वो उसमें जाएगी ये इस मतलब पता करना है। और क्योंकि अभी इसको कॉल किया रोहन को तो ये फ़ोन नहीं उठा रही है। एक सेकंड बस रुक जाइए, ठीक है।
चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं अटेम्प्ट करना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का देखो, यहाँ पे हम लोग पहले करने वाले हैं जो भी यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग एसएससी वाले करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इनको अटेम्प्ट कर लेते हैं। आई होप इतने टाइम में सभी लोगों ने वाला अटेम्प्ट कर लिया होगा। एंड पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट इज और आर करेक्ट। तो संसद में निर्णायक मत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कास्टिंग वोट के रिगार्डिंग हम चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो कमेंट्स भी इसमें पता नहीं क्या इशू आ रहा है, कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं। ठीक है, अभी वॉइस वगैरह सब प्रॉपर होगा, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम बहुत लो है आपकी। मैंने कोर्स आज ही लिया है। चलो, तो कास्टिंग वोट क्या होता है। कास्टिंग वोट इज़ काइंड ऑफ डिसाइडिंग वोट। हमने पढ़ा था कि दो तरह के हमारे वोट होते हैं। एक तो होता है वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। एक तो होता है वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, और दूसरा होता है कास्टिंग वोट, ठीक है। वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस और दूसरा होता है कास्टिंग वोट। अब वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस हमने पढ़ा था कि ये जो आम जो लोग बैठे रहते हैं, हमारे मेंबर्स होते हैं हाउस के, वो करते हैं। कास्टिंग वोट, जिसको डिसाइडिंग वोट भी बोलते हैं, वो कास्ट करता है कौन, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। वो कब करता है, व्हेन देयर इज एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स, जब वोटों की समानता हो जाती है उस केस में ना। जो पहला स्टेटमेंट, इट इज कास्ट बाय द स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, यस। इट इज कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नो। इट इज़ कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, इसलिए गलत है बिकॉज ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट इंस्टेंस की भी वोटिंग कर रहे हैं और ये अपना कास्टिंग वोट भी डाल रहे हैं। वो कास्टिंग वोट सिर्फ तभी पड़ सकता है व्हेन देयर इज एन इक्वालिटी ऑफ वोट। उसके पैरेलल पैरेलल नहीं चल सकता है कि वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस भी हो रही है और कास्टिंग वोट भी डल रहा है। इट इज कास्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, यस। इट इज ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस को। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारा दूसरा गलत है, ठीक है, या फिर अगर मान लेते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन तो सही है ही है, ठीक है, इट इज कास्ट बाय स्पीकर और सच पर्सन एक्टिंग एज सच, तीसरा सही है ही है, तो फिर ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। दूसरे का चेक करना है, दूसरा गलत है तो मैं फोर्थ में क्यों अपनी माथा पच्ची खराब करूं, क्यों मैं जानने की कोशिश करूं कि चौथा सही है गलत है, जबकि मुझे, जब मैं 100% श्योर हूं इस चीज़ को लेके कि दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन नॉट बी मेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डनरी बिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ इलाइसिटिंग द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। चलो,
ठीक 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 ठीक, चलो। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा गलत आपको चुनना है, कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस कैन नॉट बी मेड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट, that the bill is taken into consideration, that the bill be circulated for the purpose of eliciting the public opinion, that the bill be referred to a select committee, that the bill be referred to a joint committee of the house without the concurrence of the other house। आप यहाँ पर ऑड वन आउट भी कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि जब तक आप इस तरह के स्टेटमेंट्स को आपने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा नहीं, या फिर जब पॉलिटी वक्त पढ़ते वक्त आपने इस तरह के स्टेटमेंट को पढ़ा नहीं, कोई नहीं पढ़ता है, वहाँ पर बैठ के आपको ये क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है दादा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो ये लिखा है कि जॉइंट कमिटी को हम ये बिल को रेफर कर रहे हैं विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस, यानी दूसरी हाउस की, दूसरे सदन की सहमति लिए बिना। अब जॉइंट कमिटी है मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ये जॉइंट कमिटी है, कोई भी कमिटी है ये, ठीक है, जॉइंट कमिटी है, तो ऑब्वियस ये बात है दोनों की सहमति होगी तभी तो उस पर्टिकुलर बिल को उस कमिटी को रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ इस ये लिखा हो विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है, बताइए जल्दी से। इनमें से कौन सा सही विवरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। चलिए, सबका सही है। प्रियांजलि, चिन्मय पात्रा, संगीता, सूरज, विवेक। तो स्टेनो क्वेश्चन लाया कीजिए। नहीं लाएंगे विवेक, क्या कर लोगे बताओ। स्टेनो क्वेश्चन लाया कीजिए, मतलब फालतू के कमेंट करवा लो, उसमें पूरा ध्यान रहता है। जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे हैं सारे हैं भी, ठीक है, वो करेंगे। स्टेनो के क्वेश्चन लाया करिए। क्या स्टेनो के अलग बनते हैं, एमटीएस के अलग क्वेश्चन बनते हैं, सीजीएल के अलग बनते हैं, सब वही मिक्स करके ही पूछे जाते हैं। लेकिन ना क्वेश्चन करने में दिया स्टेनो को क्वेश्चन, जब स्टेनो के लाएंगे जब उसमें लिखा होगा स्टेनो ये दिन और ये शिफ्ट और मॉर्निंग इवनिंग, तब मजा आएगा करने में। और ये पूछ लिया तो, या फिर ये एक्सक्लूसिव नेचर के हैं कि नहीं 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 ये क्वेश्चन सीडीएस वाले कैबिनेट से कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं इनके स्टेनो एग्जाम में, ठीक है। दोबारा ये सारे कमेंट मत कर देना, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने मत करो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं करवा रहा हूँ, क्यों इसलिए करवाता हूँ बिकॉज आप हायर लेवल के भी थोड़े क्वेश्चंस करें, क्योंकि जब आप क्योंकि कुछ पता नहीं है किस तरह का लेवल का आपका क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जाए। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो एसएससी के भी, तब वहाँ पर आप चीज़ देखिएगा। और मैं आपको 1000 बार ये बात बता चुका हूँ कि चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे वो स्टेनो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन इधर से उधर शफल होते हैं। लेकिन ना, स्टेनो के क्वेश्चन लाया कीजिए, हम ऐसा ही करते रहें। यहाँ पर सिर्फ स्टेनो वाले के लिए अलग से क्वेश्चन लाएं, एमटीएस वालों के लिए अलग से क्वेश्चन लेके आएँ, सीजीएल वालों के लिए अलग से लेके आएँ। खैर, इज़ नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। येस, ये पार्लियामेंट का पार्ट है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, येस इट इज़ रेस्पॉन्सिबल। आर्टिकल नंबर 75 जो हमारा क्लॉज नंबर 3, उसमें क्या लिखा हुआ है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, ठीक है। और ये जो हमारा यूनियन कैबिनेट है कहीं ना कहीं उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट ही तो है। भले कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का क्लासिफिकेशन कहीं पे भी नहीं है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर आते हैं, लेकिन कैबिनेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, ध्यान रखना। ये हमारे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मैंशन नहीं है, लेकिन एमरजेंसी वाला जो पार्ट है, दैट इज़ पार्ट नंबर 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ आर्टिकल नंबर 352 के क्लॉज 3 में मैंशनड है। ओरिजिनली मैंशनड ये भी नहीं था, बाद में 44th अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया था। जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे, वहाँ पर कैबिनेट को डिफाइन भी किया गया और ये बोला गया कि किस तरह से जो इमरजेंसी लगाई जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कैबिनेट से पूछ के ही लगाई जाएगी, या फिर यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही लगा देगा, वहाँ पर कैबिनेट की कंकरेंस यानी सहमति भी चाहिए। क्योंकि जो हमारी इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, उसमें कैबिनेट से बिना पूछे ही लगा दिया गया था इमरजेंसी। इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, यस, ठीक है। और अगर मान लो कि कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम ये इस पर्टिकुलर चीज़ को भी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 75 का जो क्लॉज 5 है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, एंड दैट इज़ कि कोई भी मिनिस्टर बन सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस फॉर मैक्सिमम हाउ मच टाइम।
तो फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। इस बात को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 6 महीने तक आप मिनिस्टर हो सकते हैं बिना किसी हाउस का मेंबर हुए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी होगी ऑफ ईदर हाउस, नहीं तो आपकी जो मिनिस्टरशिप है वो चली जाएगी। इसको हम वैसे मतलब दूसरे सेंस से भी देख सकते हैं कि आप बिना मेंबर हुए किसी हाउस का आप मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, बस आपको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेनी है। और कैसे क्या लेनी होती है वो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट पे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जल्दी से इसको। सर क्या सारे आर्टिकल याद करने होंगे मनीषा चौधरी? सारे आर्टिकल देखो एसएस, अगर मैं यूपीएससी के या भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल्स पे कम फोकस रहता है, लेकिन एसएससी में आर्टिकल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। तो ऐसा तो नहीं कि सारे या में जितने 400 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, 450 से ज़्यादा, वो सारे ही रटने हैं। लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि भाई ये आपको पता होना चाहिए, है ना। 6 मंथ बाद फिर से अपॉइंट करते रहें तो कैसे अपना ना 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 वो सुंदरम वो नहीं चलेगा। अच्छा, वो बोल रहे हो कि फिर से अपॉइंट कर दे? नहीं, 6 महीने आपने सर्व कर लिए ना विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस, अब आप नहीं रह सकते हो, ख़त्म आपका। आर्टिकल याद करने में दिक्कत होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि एक बार में याद नहीं हो जाएंगे। ठीक है, आपको मल्टीपल रिविजन्स देने पड़ेंगे तब वो जाके याद होंगे आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन है कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट पे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यही गलत है, बिकॉज हमें पता है राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और किस तरह से होता है? ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत। तो इस पूरा जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही और कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट के लिए होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के लिए होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, और लोकसभा हैज़ सीट्स रिजर्व फॉर द एस सीज एंड एस टीज। यस, आर्टिकल नंबर अगर आप 330 को देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो सीट्स को रिजर्व करता है। आर्टिकल 331 जो है एंग्लो इंडियन के बारे में बात करता था, उनके नॉमिनेशन की, कि वो नॉमिनेट किया जाएंगे 2 मेंबर्स को फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा बाई प्रेसिडेंट। लेकिन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उस प्रोविजन को हटा दिया गया है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो है प्रस्तावित किया जाता है? किसी मंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या फिर किसी राजनीतिक दल द्वारा, बताएंगे। चलिए, तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट। तो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसके खिलाफ मूव किया जाता है? तो इट इज़ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करेंगे तो ये इसको लाने के लिए कितने मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए? 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। क्या इसमें रीज़न बताने की ज़रूरत होती है? ठीक है, क्या इसमें रीज़न स्टेट करने की ज़रूरत होती है कि किस रीज़न से इसको लाया जा रहा है? और क्या इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैंडेटरी रिज़ाइन करना? तो यस, मैंडेटरी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो 50 मेंबर्स का इसमें अप्रूवल लेना होता है, और इसलिए रीज़न बताने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही पास हो सकता है, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं। इंडिविजुअल के लिए हमारा एक और मोशन होता है जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है, बताएंगे कमेंट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद सदस्यों की निर्भरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्त नहीं है? आशीष, सैनी, अनन्या, मंडल, मीमांसा, संगीता, राजन, अभिषेक, भावना, आरजू, सबका सही है। चलो, क्या नितिन, क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ। हम्म, क्या डाउट क्या है?
नॉट अ कंडीशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, यस। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में मेंशन है, जरा बताएंगे? इन विच आर्टिकल डिस्क्वालिफिकेशन इज मेंशन? तो हमने डिस्क्वालिफिकेशन में ये चीज़ें पढ़ी थी। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर नहीं है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी अगर लाभ का पद धारण करता है तो सर, अगर आप मेरा कमेंट देख रहे हैं तो थोड़ा मोटिवेशन देना प्लीज़ तेजस। अच्छा, मोटिवेशन देना है क्या? रुको, अभी थोड़ा दूर रखा है, अभी देते हैं। मतलब क्या यार, तुम लोग थोड़ा सोचा करो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब तुम बीच मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन देना, मैं मतलब क्वेश्चन कराना बंद करके तुम्हें मोटिवेशन देने लग जाऊँ मैं। वही अभी क्वेश्चन कर लो, जो इधर उधर की बातें हैं लास्ट के लिए रिजर्व रखा करो, है ना, कि बाद में पूछ लेंगे। द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऋषिराज, तुम एकदम डिमोटिवेट कर देते हो मेरे को, है? आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है, कि क्या वैसे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी। आर्टिकल 102 टॉक्स अबाउट दी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है ये, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है, मेंबर नहीं है, और अगर इंसॉल्वेंट यानी कि अगर दिवालिया हो गया, अगर अनसाउंड माइंड का हो गया, ठीक है, यानी कि वो पगला गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद धारण करता है, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, ठीक है, या फिर अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है बाय एनी अदर प्रोविजन मेड बाय दी पार्लियामेंट। और हमें पता है कि पार्लियामेंट ने आरपीए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पास करके उसमें कई सारे और प्रोविजंस ऐड किए जिसमें मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यही मैंशनड है। तो पहला वाला तो बिल्कुल होगा, होल्डिंग द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन। अब आपको लगेगा ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। मेंबर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन दी हाउस विदाउट प्रायर परमिशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो किस ग्राउंड पे होगा? तो यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो डिफेक्शन के ग्राउंड में होगा। दल बदल वाला जो ग्राउंड है वो यहाँ पर लगेगा, डिफेक्शन वाला। और हमें पता है कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में अगर उसका डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है? और ये 10th शेड्यूल के तहत होता है। 10th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट से ऐड किए थे? The members hold the office of the chairman of board of directors of the National Coal Development Corporation Limited. ये क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है? ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, ये लाभ का पद है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इट इज़ एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वहीं अगर हम बात करेंगे जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्लियामेंट ने एक एक्ट ला के, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959, उसका जो सेक्शन 3 है उसमें कुछ पर्टिकुलर ऑफिसर्स को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट से हटा दिया कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ऑफिस ऑफ चेयरमैन, डायरेक्टर, मेंबर ऑफ एनी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी ऑफ एनी। तो हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है वो क्या है? वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही तो है। देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, फॉर वेमेन, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। दे सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट नॉट टू डिस्क्वालीफाई, ठीक है। ये तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैं लेकिन ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होने के बावजूद भी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही आंसर होगा, इसके अंडर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा भले ही एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? यस, धीरज कुमार बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। यस, 52nd अमेंडमेंट, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ललित शर्मा, ये मतलब कोई ऐसा फंडा नहीं कि भाई हम कैसे डिफरेंशिएट कर दें। अब जैसे कि देखने में लगता है कि हर चेयरपर्सन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पहली बात तो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जो जनरल एक डेफिनेशन जो मानते हैं वो ये है कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस से सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी अगर आपको मिल रही है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट एक एक्ट ला के उसने बोल दिया इन ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। अब पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है तो इनको नहीं माना जाएगा। अब हम इनको रट तो सकते नहीं, अब क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये 11 ही हैं जो आपको ये दिख रहा है, इससे भी और ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाले लगा रखे हैं, ठीक है, इससे और ज़्यादा भी हैं जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं डील किया जाता है। तो आप एक बार थोड़ा सा नज़र मार लेंगे। बाकी जो इधर उधर के, जैसे कि यानी कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो बहुत ऊंचे लेवल के पोस्ट होते हैं उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ नहीं माना गया, सिंपल, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा इसमें सही है? सूरज कुमार बिल्कुल दिख रहे हैं आपके कमेंट।
आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो। एग्जैक्टली द पैटर्न्स आर चेंजिंग। राणा अंकित, TS याद तो करना ही होता है। ठीक है, चलो। तो स्पीकर में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज और हर मदर टंग इफ़ ही और शी कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस इन आइदर हिंदी और इंग्लिश। तो स्पीकर अलाउ कर सकता है किसी भी मेंबर को कि वो अपनी मदर टंग में बोल सकता है अगर उसको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है। तो हमने ये चीज़ पढ़ रखी है। आर्टिकल कौन सा है जो लैंग्वेज इन पार्लियामेंट की बात करता है, जो ये बोलता है कि जो बिजनेस है हाउस का वो हिंदी और इंग्लिश में चलेगा। और उसमें फिर जो दूसरा क्लॉज है आर्टिकल नंबर 120 का, तो ये बोलता है कि ये जो और इन इंग्लिश फ्रेज़ है इसको डिलीट कर दिया जाना चाहिए 15 साल बाद, अनलेस प्रोवाइडेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो बट पार्लियामेंट क्या है कि उसको अभी तक उसको कंटिन्यू कर रही है। ओरिजिनली तो 15 साल बाद उसको डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट एक्ट बना के उसको अभी एक्सटेंड कर रही है तो अभी भी वो चला आ रहा है। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है 120 के क्लॉज 1 में ही कि भाई अगर कोई खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदी या इंग्लिश में, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अलाउ कर सकता है उसको कि वो अपनी मदर टंग में एड्रेस कर सकता है उसको। तो ये बात बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज इज ट्रांजेक्टेड इन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, ये भी सही है। द मिनट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज़, मिनट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के मतलब जो पेपर्स वगैरह तैयार होते हैं, आर प्रिपेयर्ड इनवेरिएबली इन हिंदी और इंग्लिश, ये भी सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। ठीक है, 120 का क्लॉज 1 ये है, ये भी क्लॉज 1 के तहत ही आता है। और 15 साल तक कॉन्टिन्यू रहना तो वो वाली चीज़ आपके जो क्लॉज 2 है उसमें आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन रिलेटेड टू दी मनी बिल, इनमें से कौन सा प्रोविजन रिलेटेड नहीं है धन विधेयक से। अब मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर डेफिनेशन मेंशन्ड है मनी बिल की, जरा बताएंगे कमेंट में मनी बिल किस आर्टिकल में डिफाइंड है। कैन यू प्लीज़ सर क्वालिटी थोड़ा कम कर दीजिए, लोग ज़्यादा के लिए बोलते हैं, आप कम के लिए बोल रहे हो। सर इतने सारे आर्टिकल कैसे याद करें, एंड अदर सब्जेक्ट भी तो हैं, बताइए कुछ। इतने सारे आर्टिकल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वो आपके रेपिटेशन से ही होंगे, जब जैसे हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है, तो 120 पढ़ रहे हैं, बार बार जब पढ़ेंगे तो अपने आप धीरे 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 वो आपको याद होने लगेंगे। एकदम से उसको रटने मत बैठिए कि भाई नहीं अभी एकदम से ही सारे मुझे याद करने तभी मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, समझाने वाला कंपोनेंट मैंने कर दिया है, ठीक है, समझ में चीज़ें आपको आ गई होंगी। अब बस आर्टिकल रही रटने वाली बात कि इस आर्टिकल में क्या चीज़ लिखी हुई है। तो जब बार बार रिपीटिशन होगा, जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे, जब आप रिवीजन करेंगे खुद से, तो अपने आप धीरे धीरे वो याद होने लगेंगे। ठीक है, चलो। तो 110 में डिफाइन किया गया और 109 में प्रोसीजर मेंशन्ड है। तो इसमें कौन सा नहीं है प्रोविजन, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स बाय लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस। तो लोकल पर्पस से लगाया गया कोई जो टैक्स है, फाइन है, ठीक है, ये सब को नहीं माना जाता है मनी बिल। ठीक है, कोई अगर लोकल पर्पस से टैक्स लगाया गया है, कोई फाइन कोई पेनल्टी लगाई गई है, उसको मनी बिल नहीं कंसिडर किया जाता है। कमेंट में आपको बताना है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कितने तरह के मैंने आपको एक्सपेंडिचर पढ़ाए थे, और किस पे वोटिंग अलाउड नहीं है। नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताइए। पूजा कुमावत जी विजिबल है चैट। सर प्रेसिडेंट को के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो क्या मिनिस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं धीरज कुमार, ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया था, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53। बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? कंडक्ट ऑफ बिजनेस किसमें मेंशन्ड है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही और शी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यस। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। बिल्कुल गलत है। कितना होगा यहाँ पे? 10 की जगह होगा 15। ठीक है, 15% की लिमिट है जो किसमें मेंशन है? आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1
सब क्लॉज ए कि 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। 75 क्लॉज 1 और सब क्लॉज बी में क्या मेंशन्ड है कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी सही है। एक बार वो बस एडवाइस को लौटा सकता है और जो रिकन्सिडर एडवाइस मिलेगी वो उस पर बाइंडिंग होगी, ठीक है। और इस चीज़ को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ज़रा रिकॉल करिए, तो ये कि भाई एक बार वो लौटा सकता है, इस चीज़ को 44th अमेंडमेंट से इस चीज़ को डाला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर, मैंने दो तरह के एक्सपेंडिचर आपको बताए थे, एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ये इस पर वोटिंग भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है किसी भी हाउस में, बस ज्यों करते हो पास कर देना होता है, क्योंकि इससे सैलरी पेंशन ये सब निकलती है, जजेस हो गया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की। मेड फ्रॉम से इसमें बाकी जितने भी खर्चे होते हैं सरकार के, जिसको डिमांड फॉर ग्रांट के नाम से प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में टेबल किया जाता है, वहाँ पर डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन होता है, वोटिंग वहाँ पर नहीं हो सकती है। कितने ऑफ देम यानी हाउ मेनी ऑफ देम वर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? एम ए अयंगर, जी एस ढिल्लन, बलराम झाकड़ या फिर पी ए संगमा? यस मनीषा, दिल्ली के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 266 में मेंशन्ड है कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया के बारे में, 266 में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में, और 267 में कंटीजेंसी फंड प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, और उसमें जब भी कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब वहाँ से जो है पैसा ड्रॉ किया जाता है। बाकी जो हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है और उससे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है। हाउ मेनी ऑफ देम वर दी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो ध्यान रखिएगा सारे ही स्पीकर थे लोकसभा के, यानी कि चारों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। एम ए अयंगर, ध्यान रखना ये हमारे देश के दूसरे स्पीकर थे, पहले जीवी मावलंकर थे और ये देश के हमारे पहले डेप्यूटी स्पीकर भी थे। देश के पहले मतलब लोकसभा के पहले ये आपके डेप्यूटी स्पीकर थे, उपाध्यक्ष थे। मनी बिल के रेस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके, विल बी गेटिंग दिस पीडीएफ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। ये सबको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। यस दिनापक नायक, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अच्छा जो सी बता रहे हो क्या आप? क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो, किस क्वेश्चन नंबर की आप बात कर रहे हो, ठीक है। मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये सही है, राज्यसभा में नहीं आ सकता है। द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, यस ये भी सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो राज्यसभा है वो मनी बिल को, धन विधेयक को ना तो अमेंड कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, ना तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो फिर क्या कर सकता है? सिर्फ सजेशन दे सकता है, सिर्फ अमेंडमेंट को रिकमेंड कर सकता है कि प्लीज़ ये अमेंडमेंट कर लीजिए, खुद से वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ द सोल एंड द फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, यस, और इसका डिसीजन यहाँ पर फाइनल होता है। बट इट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये किस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल। बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। ओके ओके ओके, गलत ही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हैज़ नो पावर टू डिस्कस, ये तो बिल्कुल सही हुआ ना। स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज़ द सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और अदरवाइज, तो ये तो सही हुआ, गलत पूछा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना होता है, क्योंकि जो आपके जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो सीडीएस के हों चाहे सीएपीएफ के हों, उसमें नॉट करेक्ट करके बहुत पूछता है और ये गलती बहुत होती है, ठीक है। मेरे से भी एक बार हो चुकी है, ठीक है, कि नॉट नहीं देखा और मार के चले, जैसे अभी हुआ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, नहीं राज्यसभा है, उसके पास डिस्कशन के पावर तो होते ही हैं, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो आपका जो बजट का हमने अभी पढ़ा था, जो चार्ज एक्सपेंडिचर पे तो खैर वोटिंग किसी हाउस में नहीं होती है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम होता है उस पर वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं, लेकिन डिस्कशन तो दोनों हाउसेज में ही होता है, दोनों हाउसेज में होता है, ठीक है। तो नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये जो केस मैं आपसे पूछ रहा था दैट वुड बी कीहोटो होलोहान, ठीक है, कीहोटो होलोहान वर्सेस जचिलू जो केस हुआ था उसमें, ठीक है, वर्सेस जचिलो केस। अगला है 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिन श्रेणियों के अंतर्गत संसद सदस्यों को नामित किया जाता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं है?
तो नॉट अ कैटेगरी। तो हमने इसको इस तरह से पढ़ा था लिसास, ठीक है। आर्टिकल नंबर आपको पता हो 80 में हमने पढ़ा था कि कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा दिया हुआ है, जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा में, जिसमें कि 238 इलेक्ट होके आएंगे यानी कि निर्वाचित होंगे, और 12 जो है नॉमिनेट होके आएंगे यानी कि नामित होके आएंगे। तो ये लिसास आपको ध्यान रखना है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इनमें नॉमिनेट किया जाता है। तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, स्टेट सर्विस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट टू मीट टेम्पररी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट्स of the government of India in the beginning of the new financial year until the demands are voted by the legislature. This is known as, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है एडवांस में ग्रांट दे देती है टेम्प्रेरी रनिंग रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट कब से होता है? तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है। तो पहले क्या हुआ करता था कि बजट बड़ी देर से प्रस्तुत होता था, ठीक है। जब तक बजट प्रस्तुत होता था, और क्योंकि हमने कल पढ़ा था अपने लेक्चर में कि बिना अप्रोप्रिएशन बिल को, क्योंकि बिल को पास करवाने के लिए जो सर्टेन स्टेजेस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। वो स्टेजेस होती हैं कि बिल को पहले प्रेजेंट किया जाता है, फिर डिस्कस किया जाता है, फिर उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उसकी स्क्रूटिनी होती है बाय डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो हमारी कमिटीज़ हैं। देन वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट मतलब जो भी डिमांड रखी गई है बाय द एग्जीक्यूटिव, बाय द सरकार, कि हमें ये खर्चे करने के लिए पैसे चाहिए, तो वोटिंग होती है। देन अप्रोप्रिएशन बिल को पास करवाना होता है, ठीक है। विनियोग विधेयक जिसको बोलते हैं, तभी पैसा निकल पाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बिना अप्रोप्रिएशन बिल को पास करवाए नहीं निकल पाएगा। एंड देन क्या होता है फाइनल में, ये आपका फाइनेंशियल बिल पास होता है, ठीक है। अब होते 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 इतना टाइम हो जाता था पहले कि भाई 1 अप्रैल आ जाता था, ठीक है, और पास होते होते तक 1 मई हो जाता था। तो भाई 1-2 महीने जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता था, डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग नहीं हो जाती थी, तब तक तो पैसा निकाल नहीं सकते। तो उस टाइम के खर्चे को मीट करने के लिए सरकार ने क्या किया था, या फिर सरकार को कुछ पैसा दे दिया जाता था एडवांस में, उसको बोला जाता था वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, उसको बोला जाता था वोट ऑन अकाउंट। अब ये मैंने आपको पढ़ाया किस लिए नहीं, क्योंकि ये अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उसने बोला जब ऐसा है तो फिर क्यों ना हम जब बजट को प्रस्तुत करते हैं उसी की डेट को थोड़ा पहले कर लें। क्यों ये वोट एंड अकाउंट की हम यहाँ पर प्रथा को चला रहे हैं? हम बजट को ही पहले प्रेजेंट कर लेंगे, तो जब तक पास होगा तब तक फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। नहीं, फाइनेंशियल ईयर से पहले ही सारा कुछ क्रियाक्रम हो चुका होगा, मतलब जो भी करना है, बिल, वोटिंग, डिस्कशन, सब कुछ हो चुका होगा। तो इस तब से वोट ऑन अकाउंट का ऐसा कोई ज़्यादा रह नहीं गया इसमें, ठीक है। हिंदी वाले बुक में लेक्चर 2 का नोट्स नहीं है। लेक्चर 2 का नोट्स नहीं, मतलब लेक्चर होगा तो देखना पड़ेगा बिना सिंह, है ना। तो वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो ये काइंड ऑफ आपका होता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रांट। जब कोई एक एक्सेप्शनल नीड को मीट करना हो, कुछ ऐसा नीड आ गया हो बाद में, ठीक है, आफ्टर द डिमांड फॉर ग्रांट, तो उस केस में वोट ऑफ क्रेडिट को जो है पास करवाया जाता है। कल ग्रांट्स हम लोगों ने पढ़े थे, किस आर्टिकल में रिकॉल करिए, 116, 117 में पढ़े थे ग्रांट्स। तो जिसमें कि हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट और वोट ऑफ क्रेडिट, ये सारे हम ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। टोकन वाला भी पढ़ा था हम लोगों ने। अप्रोप्रिएशन बिल, ये भी आपको पता है किस आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल नंबर 11 किस में है ये, तो ये किस आर्टिकल में? 112 में तो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यानी कि सर एक डाउट था, तो भाई शिवम ठाकुर अगर डाउट लिख देते। सर आपके नोट्स निचोड़ हैं हर चीज़ का, है तो पार्लियामेंट 2 का पीडीएफ बिल्कुल है, ठीक है। एक बार अभी, या तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, उसमें होगा, क्योंकि ये थिंग जितने यार मैंने देखा था तो था उसमें, ठीक है। चलो तो बढ़े आगे। और यहाँ मैंने क्या पूछा था, आर्टिकल 114 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये है 14th नंबर, बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगा अनुष्का शर्मा। कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते, आशीष
कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। आप ट्राई करो, बस ट्राई करना इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में भी आने लगेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी मतलब हम ये यूपीएससी के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। यूपीएससी मतलब यहाँ पे सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उससे घबराना नहीं, क्योंकि यार हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए, ये मत सोचिए पहले से माइंड मेकअप कर लीजिए कि भाई ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं हम कैसे लगाएंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। शायद ही इसमें से कोई चीज़ आपको अभी तक मिली हो, अगर हम वो स्पीकर वाला पार्ट छोड़ दें कि भाई इनमें से कौन कौन अभी तक स्पीकर रहा है, अगर उस चीज़ को हम छोड़ दें उस क्वेश्चन को, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाई। तो अगर डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालिफिकेशन की जब बात आती है तो ये कौन डिसाइड करता है? तो ये हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और उसका डिसीजन इसमें फाइनल होता है, बट इट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये अगेन क्योटो होलोन वर्सेस चिलू केस में बोला गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 15th। मैच करिए स्पीकर और टेन्योर को। चलिए, तो सुमित्रा महाजन, अगर आपको पता हो तो जब मोदी जी सबसे पहले बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम पे सुमित्रा महाजन ही लोकसभा की स्पीकर हुआ करती थी, है ना। अभी कौन सी है? 18th लोकसभा जो अभी चुनाव हुए हैं, इससे पहले 17th। अभी भी ओम बिरला है, इससे पहले भी ओम बिरला थे, तो इससे पहले कौन थी? सुमित्रा महाजन जी थी, ठीक है। तो यानी कि थर्ड, ठीक है। 16th में हो जाएंगी सुमित्रा महाजन जी। सर रेलवे के लेक्चर 19 के हिंदी नोट्स ओपन नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। अच्छा अंकित, ठीक है, ठीक है। तो तीसरा होगा, यानी ये दोनों नहीं होगा। इससे पहले हमारी मीरा कुमार थी जो कि लोकसभा की पहली फीमेल स्पीकर बनी थी, अगर आपको याद हो। तो किस लोकसभा की हो जाएंगी? जो काफ़ी मीठी मधुर आवाज़ें बोला करती थी, अगर आपको याद हो तो फोर्थ, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर 4-3 लास्ट में होगा, ऑप्शन नंबर ए। सर पे डेली कितने बजे क्लास होती है? मैंने आज ज्वाइन किया। अनुष्का शर्मा जी, डेली क्लास सुबह 10 बजे होती है और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होती है वो क्लास, ठीक है। पलाश, मोटिवेशन तो चाहिए सर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पावर? दोनों ही गौतमी शर्मा जी, दोनों ही दो दो टर्म सर्व किए हैं, दोनों लोग ही दो दो टर्म सर्व किए हैं, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या चीज़? हाँ 14 का तो बी है, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द हाउस ऑफ पीपल, विल कास्ट वोट द इन फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट वो तभी डालता है जब उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा हो, है ना। जब उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा हो, हमने पढ़ा था ना कि रिमूवल का रेजोल्यूशन अगर चल रहा है तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है, उसको इधर आके बैठना होगा, और जब इधर आके बैठेगा तो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस का राइट होगा, ना कि कास्टिंग वोट का। और अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात करेंगे तो अगर उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो वो तो ना तो कास्टिंग वोट डाल सकता है, ना तो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस डाल सकता है। क्यों नहीं डाल सकता है? क्योंकि वो किसी भी मेंबर का हाउस नहीं है, मतलब किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। भारत की संसद मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकन या फिर फ्रेंच? तो ये बेस्ड है हमारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के बेसिस पे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसको हम कौन सा मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं? और इंडिया और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस आपको पता है? दो मेन डिफरेंसेस हैं। क्या है? पहला कि इंडिया इज अ रिपब्लिक वाइल ब्रिटेन इज नॉट। इंडिया इज अ रिपब्लिक वाइल ब्रिटेन इज नॉट। दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज कि इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनकी नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इसका मतलब पता है आपको?
इसका मतलब लिखा हुआ है आर्टिकल 122 में। वहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई ये लोग लाइबल नहीं, मतलब ये तो चलो ठीक है, एक दूसरा आर्टिकल हो गया। 122 में लिखा हुआ है कि कोर्ट में डिस्कशन नहीं हो सकता है इनकी जो रूलिंग वगैरह है, मतलब जो भी ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में या फिर जो भी इनके एक्शन है उसको लेके। लेकिन अगर आप ध्यान से रिकॉल करें, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था इस चीज़ को कि भाई इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है पार्लियामेंट में, ठीक है, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है पार्लियामेंट में, और दे आर नॉट लाइबल, ठीक है, मतलब ये लाइबल नहीं है जो भी इन्होंने किया या फिर करा, कहाँ पर, अपने हाउस में, पार्लियामेंट में, ठीक है, उसके लिए लीगली लाइबल नहीं है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 105 मैंने आपको बताया होगा इस चीज़ को, 105 में, कि इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, और ये जो है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी लीगल एक्शन फॉर एनी स्टेटमेंट मेड और एक्ट डन इन दी हाउस। तो 105 हमें बताता है कि हमारे इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा होता है, दे आर लीगली रिस्पॉन्सिबल। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट स्पैन इन ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से किसका सबसे शॉर्टेस्ट स्पैन रहा है अगर हम बात करेंगे तो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या फिर HD देवेगौड़ा? क्या सही आंसर होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। ही वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस्ड पार्लियामेंट। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट में एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठे ही नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बने उसके बाद ऐसा कोई सेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1979 के टाइम पे बने थे, मतलब ये मान के चलो कि 4 महीने ऐसा कुछ रहे होंगे ये, ठीक है। उस टाइम पे कोई सेशन हुआ नहीं था, ठीक है। ऐसा ही इस टाइम पे ये रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। HD देवेगौड़ा भी काफ़ी कम टाइम तक ही थे, और ये भी 1 साल से कम ही के लिए थे जो HD देवेगौड़ा थे, है ना। और बस आगे बढ़ें। लाल बहादुर शास्त्री के रिगार्डिंग तो आप जानते हैं कि इनकी डेथ हो गई थी कब? 1966 में, 1966 में। तो ये लगभग 1.5 साल तक रहते, 1 साल से प्लस ही रहते, 1 ईयर प्लस रहते। ये जो बाकी के लोग हैं ये 1 साल से कम के लिए रहते, ठीक है। सारे लोग यहाँ पर 1 साल से कम के लिए ही रहते, उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए चौधरी चरण सिंह रहते। अगला क्वेश्चन है, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर गिवन? भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है? तो यहाँ पर डिफेक्शन की बात हो रही, तो डिफेक्शन है आपका 10th शेड्यूल में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। डिस्कशन हम कर चुके हैं इस पर 20th। इन द पासिंग ऑफ अ मनी बिल द राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर इन दैट इट शैल रिटर्न द बिल विद और विदाउट एनी रिकमेंडेशन विद इन विच स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ? तो जब धन विधेयक पारित होता है तो राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर्स होती है, हमें पता है। राज्यसभा में ही सिर्फ मनी बिल, लोकसभा में ही सिर्फ मनी बिल आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता है। राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकता है, सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, और 14 दिन के भीतर अगर उसने रिकमेंडेशंस कुछ नहीं दी तो ये मान लिया जाएगा कि जैसे लोकसभा ने इसको पास किया था वैसे ही राज्यसभा ने ओरिजिनल फॉर्म में पास कर दिया इसको। ये अभी आपको नहीं लगाना है, सच हमने नहीं पढ़ा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? इनमें से क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है आपका? क्या है सैवी जी आपका डाउट? विधान परिषद सभी स्टेट्स में क्यों नहीं होती? ये आपको जब मंडे को लेक्चर लेंगे स्टेट वाला तो पढ़ाएंगे क्यों नहीं होती, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, वहाँ पर वो करना होता है। ये सुनीता कुमारी वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के जिन पे सेपरेशन ऑफ पावर्स लागू होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर जिसका काम लॉ बनाने का है, ये लॉ एग्जीक्यूट करने का है, और जुडिशरी लॉ को रिव्यू करने का है। तीनों अपना अपना काम करेंगे, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन इंडिया में देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जैसे कि यूएसए में होता है। इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएसए में, और वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो
लेजिस्लेचर को आंसरेबल नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे इंडिया में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को आंसरेबल होता है आर्टिकल 75 क्लॉज 3। तभी आप देखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इलॉन मस्क को अपनी कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने चुनाव तो लड़ा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर ये सब अलाउड है ना। उन्होंने अभी आपने अगर सुना हो कि तुलसी गबार्ड करके हैं, है ना, वो उनको इंटेलिजेंस का पूरा चीफ बना दिया तुलसी गबार्ड को। अब पाकिस्तान काफ़ी सख्ते में है, क्योंकि ये है क्या कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी बार पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं खासकर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उसके खिलाफ काफ़ी बार बोल चुकी हैं, और ख़ासकर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वो काफ़ी हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज केम सेकेंड इन टर्म्स ऑफ सीट वन इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। तो जो पहले लोकसभा इलेक्शंस हुए तो उसमें हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। सेकेंड पार्टी इसमें जो आई थी वो सीपीआई आई थी। सोशलिस्ट पार्टी थर्ड आई थी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो है फोर्थ आई थी। सोशलिस्ट पार्टी मतलब जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नहीं, हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, इन लोगों ने बनाई थी 1934 में, 1934 में। इनमें से कौन से स्टेट में दो से भी कम लोकसभा सीट्स हैं? तो ध्यान रखना, मेघालय है, मिज़ोरम है, और सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, अरुणाचल और गोवा तो होगा नहीं, यहाँ पर तो एक से ज़्यादा है। मिज़ोरम होगा यहाँ पे, ठीक है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, और एक और स्टेट है, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ वो स्टेट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट का ही है, ठीक है। मिज़ोरम, नागालैंड और मेघालय के अलावा कोई स्टेट है जिसमें कि सिर्फ एक सीट है। सिर्फ तीन ही ऐसे राज्य हैं जहाँ से एक सीट निकल के आती है, मिज़ोरम, नागालैंड और एक कोई और है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का ही कोई स्टेट है ये, चलो, मिज़ोरम, नागालैंड और यस 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 सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम में राज्यसभा से भी एक है और यहाँ से भी लोकसभा से भी एक है। तो ये तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही सीट है, दो से कम। और मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में, मेघालय में, और मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीन स्टेट में दो दो सीट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं? इनमें से कौन सी ऐसी पावर है जो सिर्फ राज्यसभा के पास है? द पावर टू इनिशिएट अ मनी बिल, ये तो सिर्फ लोकसभा के पास है, ना कि राज्यसभा के पास। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, तीसरा चेक करना है। राष्ट्रपति का जब महाभियोग होता है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में आ सकता है, और ये आर्टिकल नंबर 61 में, इधर हाउस में। तो इज आर एक्सक्लूसिव, तो ये भी नहीं होगा, आंसर 2 ओनली हो जाएगा, ठीक है। टू डिक्लेयर अ सब्जेक्ट इन दी स्टेट लिस्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यस, हमें पता है कि राज्यसभा की मैंने आपको स्पेशल पावर पढ़ाई थी, उसमें मैंने दो पावर पढ़ाई थी। एक तो ये था कि किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दे सकता है, प्लस इट कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने को लेके पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है। ऑल इंडिया सर्विस किस आर्टिकल में ही आप बताएंगे? अगला क्वेश्चन करिए इसको जल्दी से। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन अंडर द आर्टिकल 102 क्लॉज 1, किसका डिसीजन फाइनल होता है? तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, डिफेक्शन के ग्राउंड में,
तो वो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा, ठीक है। इट वुड बी डिसाइडेड बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। 27 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द मोशंस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद में प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोजर मोशन मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड। अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड इवन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। सही है कि नहीं है, कल पढ़ाया था। सेंसर मोशन मस्ट स्पेसिफाई द ग्राउंड, यस, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए तो 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ बताने की ज़रूरत है। तो ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा। कितने सही हैं? 2 तो सही है ही हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, गलत है। एनी मोशन विच इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो सारे, चाहे भले आपका एडजॉर्नमेंट जो आपका मोशन होता है, अब चलो वो अभी मैं आपको, क्योंकि वो आएगा एडजॉर्नमेंट मोशन तो वहाँ पर आपको बताऊंगा। तो जो भी मोशन विच इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर, ठीक है, तो वो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट ऑफ सेंसर का मतलब है कि सरकार गिरने के चांसेस है वहाँ पर। तो क्योंकि सरकार गिरने के चांसेस हैं, तो इसलिए सिर्फ सरकार तो लोकसभा में ही गिर सकती है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन, तो वो वहाँ पे उस ऐसे मोशन को नहीं लाया जा सकता है, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस हो चाहे सेंसर मोशन हो। तो तीसरा वाला मतलब गलत हो जाएगा, यानी कि ये वाला अब ऑप्शन नहीं होगा। चारों सही हैं, ये भी नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट स्पेसिफाई द चार्जेस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच, रीजंस बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। नो कॉन्फिडेंस मोशन में 50 मेंबर का अप्रूवल ले लीजिए बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। Which of the following is or are not correct about the parliamentary practice of asking questions? First hour of every sitting in both the houses of parliament is devoted to asking questions. बिल्कुल इसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जरा बताएंगे। एक्चुअली क्वेश्चंस तो 4 तरह के होते हैं। तो क्वेश्चन आवर जो है ये आपका होता है 11 AM से लेके 12 PM का जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसमें। क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स। यस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछते हैं मिनिस्टर से जनरली, ऐसा नहीं कि हमेशा। हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर्ड कैन बी हेल्ड ओनली इन दी लोकसभा। ठीक है, मान लेते हैं नहीं पता है, वैसे तो गलत है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस कैन नॉट बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर, गलत है। 3 तरह के मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, क्योंकि चौथा गलत है तो ये 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, पहले 2 से ही सही ऑप्शन नंबर है। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो स्टार्ड होता है, एक अनस्टार्ड होता है, एक शॉर्ट नोटिस होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका जो प्राइवेट मेंबर से पूछा जाता है। ये किस कलर में पब्लिश किया जाता है? लाइट येलो, ये लाइट पिंक में, ये वाइट में, और ये किस कलर में? ग्रीन कलर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन दी लोकसभा। तो लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन, करिए। सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि जो भी हम लोगों ने पढ़े थे उससे बाहर नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन इज द वन टू विच ओनली अ रिटन आंसर इज गिवन, बिल्कुल गलत है। स्टार्ट क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है, ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड फॉलो स्टार्ट में। अनस्टार्ट जो क्वेश्चन होता है इसमें रिटन आंसर देना होता है, क्योंकि रिटन देना होता है तो सप्लीमेंट्री
कुड नॉट फॉलो, ओरल आंसर इज नॉट गिवन, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्योंकि रिटर्न आंसर देना होता है, इसलिए सप्लीमेंट्री फॉलो नहीं हो सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कितने दिन की नोटिस दे के देना पूछना होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, बिल्कुल सही है, ठीक है। द वैलिडिटी ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज शैल नॉट बी कॉल्ड इन अ क्वेश्चन एंड कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। डिलिमिटेशन जो कमीशन ने, ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन कमीशन शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन अ कोर्ट, यानी कि कोई भी लॉ जो बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, इसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब आई थिंक यहाँ पर कितने क्वेश्चन बाकी हैं, अभी आई थिंक 13 क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। जो मुझे लगता है कि टफ से है वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरी एक और क्लास की है अभी, देखते हैं अगर हो जाती है तो। रीचेक 28 क्या दिक्कत है 28 में, अच्छा नॉट करेक्ट, ओके 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 ओके, नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा इसमें, अरे यार नॉट करेक्ट पूछा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 3 और 4, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, करेक्ट और नॉन करेक्ट में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। 31, इन इंडिया देर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज, कोई लॉ एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो कि 3 सीट पे चुनाव लड़ने से किसी को रोकता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये गलत है, कौन सा लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आरपीए 1951 रिस्ट्रिक्ट करता है, तो पहला गलत। दूसरा सही है अपने आप, क्यों, क्योंकि अगर पहला गलत है दूसरा, अगर हमें पता है कि पहला गलत है तो दूसरा अपने आप सही हो गया। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये सही है। अभी सही क्यों है, ऊपर तो लिखा है कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई नहीं लड़ सकता है, और वो 1951 के एक्ट में लिखा है, 1991 में देवीलाल कैसे लड़ गया 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, क्योंकि ओरिजिनली 1951 में ये बात नहीं लिखी थी आरपीए में कि कोई 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज से चुनाव नहीं लड़ सकता है। ओरिजिनली तो लड़ सकता था, 1996 में ये अमेंडमेंट किया गया था 1996 में, कि भाई कोई 3 सीट से नहीं लड़ सकता है। देवीलाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के उस समय, और जिन 3 सीट से चुनाव लड़े थे तीनों हार गए थे, तीनों हार गए थे ये, ठीक है। तो खैर गजब बेइज्जती वाला सीन हो गया था इनके साथ, लेकिन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे थे। खैर, तो यहाँ पर दूसरा अगर सही है, तीसरा चेक करना है, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हिज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूंसीज वेकेटेड बाय हिम इन द इवेंट ऑफ हिम और हर विनिंग इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज, यस, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी आपका सही है कि अगर मान लो कि आप मल्टीपल सीट पे ऐसे, तो हर कोई लड़ जाए चुनाव, क्यों लड़ जाए, क्यों लड़ जाए हर मल्टीपल सीट पे, कि भाई जहाँ होगा तो जीत जाएंगे, ठीक है। तो एज़ पर वैसे तो कोई इतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। अब क्योंकि मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, तो ये सब इसलिए लड़ जाते हैं क्योंकि काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, तो मल्टीपल सीट से भी ये जीत जाते हैं, लेकिन एक सीट को फिर छोड़ देते हैं बाद में। तो एज़ पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट्स इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हिज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन, तो फिर से उसमें चुनाव होते हैं, क्योंकि आप आर्टिकल नंबर 101 के तहत डुअल, मतलब एक हाउस में 2 सीट से आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को, तो आपको एक सीट में बताना होता है किसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं बताएंगे तो आपकी दोनों सीट ही जाएंगी उस केस में। तो ये यहाँ पर लफड़ा है, इस वजह से फिर वहाँ बाई इलेक्शन होते हैं, जैसे मान लो कि मोदी जी हैं, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि राहुल गांधी हैं, वायनाड और अमेठी से लड़ रहे हैं, वायनाड से अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अमेठी से उनको, अमेठी में फिर क्या बाई इलेक्शन करवाए जाएंगे, और फिर वहाँ का खर्चा उनको भरना होगा, ठीक है। चलो चलो मीमांसा दसमाल या 28 वाले को मैंने करेक्ट कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है
एक ऐसी गवर्नमेंट जिसकी पावर्स को लिमिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, एंड इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। इसको सर यूपीएससी बेस्ट है, ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं पूछता है। हाँ, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। पहला करिए जल्दी से, क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर। गलत है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं क्लासिफिकेशन मेंशन्ड है ही नहीं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ इन द लोकसभा, तो 2 ओनली, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है। इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर क्या है? राष्ट्रपति को इम्पीच करना ना, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट। लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर होती हैं, तो ये दोनों गए। दूसरा अपने आप सही हो गया। पहला, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं, इमरजेंसी को हटाने का एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा के पास, लगाने का लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है। ऑप्शन नंबर बी। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ आ सकता है कहाँ पर? लोकसभा में। एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर, ठीक है। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स। गलत है, क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकता है नॉमिनेटेड मेंबर, 6 महीने के बाद करेगा तो डिफेक्शन लगेगा, तो पहला गलत। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। यस, कहीं पर भी संविधान ने स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये नहीं बोल रखा है, ठीक है, कि आपको इस टाइम में डिसाइड करना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नहीं बोल रखा है कि आपको इस टाइम में डिफेक्शन डिसाइड करना है, क्योंकि उसी का डिसीजन फाइनल होता है व्हेन इट कम्स टू डिफेक्शन। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग एसएससी के क्वेश्चंस लगाएंगे। चलो, तो एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच अ डेट एज स्पीकर में फिक्स। पढ़ा था हम लोगों ने, स्पीकर फिक्स करता है डेट, ये दोनों तो होंगे नहीं। और अगर पहला सही है तो तीसरा भी सही होगा। द डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सीटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। यस, जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर के तौर पे प्रिसाइड कर रहा होगा उसको, तो उसके पास इक्वल पावर होंगी स्पीकर वाली। लेकिन जब स्पीकर प्रिसाइड कर रहा होगा हाउस को, तो डेप्यूटी स्पीकर विल बी लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, कोई स्पेशल पावर नहीं होंगी उस केस में, ठीक है। तो तीसरा सही। दूसरा चेक करना है, चौथा तो हमें चेक ही नहीं करना है, चौथा में चेक ही नहीं करना है, वो अपने आप गलत हो गया है। दूसरा चेक करना है, देर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत, और ऑप्शन नंबर ए 1 and 3। The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is सब, हमें 4 चेक ही नहीं करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। यस, प्रोसीजर मेंशनड है। अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। यस, राज्यसभा में नहीं आ सकता है। राज्यसभा कैन इधर अप्रूव और द बिल और सजेस्ट चेंजेस, या तो अप्रूव कर दे या तो सजेशन दे दे, खुद अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, नहीं। जो भी अमेंडमेंट अगर बोला है राज्यसभा ने, तो वो कोई मैंडेटरी नहीं लोकसभा को कि एक्सेप्ट करे ना करे। और कमेंट बताएंगे कि किसकी प्रायर रिकमेंडेशन से लोकसभा में मनी बिल को लाया जाता है, और कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं। एक और क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके लिए हैं। विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन बजट के बारे में ये स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा, धन विधेयक होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ठीक है,
और विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल गलत है। एक सेकेंड, हाँ गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे नहीं, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के बिहाफ पे ही बजट उस पर्टिकुलर बिल को प्रेजेंट किया जाता है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन दी रिकमेंडेशन। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल नंबर 112 की प्रेसिडेंट के नाम पे उसको टेबल किया जाता है बाई फाइनेंस मिनिस्टर, ना कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है। क्योंकि यार मेरी एक दूसरी और क्लास है, तो मुझे थोड़ा सा भी क्वेश्चन को मतलब वो करना होगा, और नहीं होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस को ऐसा करेंगे कि फिर और शेड्यूल कर लेंगे, क्योंकि एसएससी के अभी सारे क्वेश्चंस बाकी है। मुझे मतलब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए ना, देख सकते हैं लगभग 40+ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ आपका प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो बाकी क्वेश्चंस है वो लगाएंगे। ये भी मैं शेयर कर दूंगा, इसमें भी काफ़ी ढेरों क्वेश्चंस हैं। ठीक है। इसमें भी आपके 66 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी आई थिंक टाइम हो चुका है। ठीक है। मुझे लगा नहीं था कि इतना लंबा चला जाएगा क्लास। ठीक है। तो वो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो बाकी के 5 क्वेश्चन है वो लगाएंगे, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है। तो हमने मतलब यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं ऑलमोस्ट, अब हम एसएससी के लगाएंगे। ठीक है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें नहीं होगा, तो मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो आप पहले ही क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। इवनिंग में यार सीजीएल मेंस की क्लास है नेटो वाली, तो इवनिंग में तो शायद नहीं हो सकता है। ठीक है। थैंक यू सर, मज़ा आया। ओके, यस अवेलेबल रहेगी। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।